एडवेंचर टाइम एक ऐसा शो है जिसका प्रीमियर आश्चर्यजनक रूप से 9 साल पहले हुआ था और हालांकि यह लगभग 1 दशक पुराना है, अर्थात सिम्बियोनिक टाइटन से लगभग आधा साल पहले इसका प्रीमियर हुआ था, फिर भी यह अपेक्षाकृत प्रासंगिक बना हुआ है। इस एनिमेशन दिग्गज ने पिछले साल के अंत तक 283 एपिसोड पूरे करने में कामयाबी हासिल की। इसके नाम पर कई कॉमिक्स, किताबें और वीडियो गेम हैं और फिर भी अभी भी कई चीजें हल करने के लिए बाकी हैं, कम से कम मेरे जैसे लोगों के लिए। एडवेंचर टाइम इंसाइक्लोपीडिया के सभी पृष्ठ किसने नहीं पढ़े हैं? उदाहरण के लिए आज का विषय वह है जिसके बारे में मैं सोच रहा था और विभिन्न कारणों से मैं वीडियो नहीं बना सका, लेकिन सब कुछ संरेखित हो गया और मेरे पास रेनिकॉर्न की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर शोध करने के लिए पर्याप्त समय था, इसलिए मैं यहाँ हूँ। पहली बात जो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यदि आपने पहले नहीं समझा हो तो वह यह है कि यह वीडियो शो के अंदर दिए गए स्पष्टीकरण पर केंद्रित है कि लेडी रेनिकॉर्न शो के बाहर वास्तविक दुनिया में कोरियाई भाषा क्यों बोलती हैं। पायलट में लेडी रेनिकॉर्न ने आवाजें निकाली और सीरीज के लिए वे चाहते थे कि वह एक ऐसी भाषा बोले जिसे आम दर्शकों के लिए समझना मुश्किल हो। इसके अलावा सीरीज के निर्माता पेंडल्टन वार्ड ने एडवेंचर टाइम को विकसित करते समय कोरियाई एनिमेटरों और निर्देशकों के साथ बड़े पैमाने पर काम किया और पूरे शो को दक्षिण कोरिया के स्टूडियो द्वारा एनिमेटेड किया गया, इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि पसंदीदा भाषा कोरियाई थी। लेकिन एडवेंचर टाइम की कहानी में परिस्थितियां पूरी तरह से अलग हैं। जैसे ही मैंने अपना शोध शुरू किया, मुझे कुछ अजीब लगा। जेक की साथी होने और जिसे हम एक निश्चित डिग्री के महत्व वाले चरित्र के रूप में मानेंगे के बावजूद लेडी रेनिकॉर्न केवल 8 एपिसोड में एक केंद्रीय चरित्र के रूप में दिखाई देती है। अगर हम श्रृंखला शुरू करने वाले एनिमेटेड शॉर्ट को गिनना चाहते हैं तो 9। इसीलिए हमारे पास ज्यादा जानकारी नहीं है जिससे हम जानकारी जुटा सकें, लेकिन जितना संभव हो सके उतने एपिसोड देखने और इंटरनेट पर अथक एवं गहन शोध करने के बाद मैं निश्चित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें जो कुछ भी जानने की जरूरत है वह एडवेंचर टाइम के सिर्फ 2 एपिसोड में ही है। ससुराल वाले और क्रिस्टल आयाम की लेडी रेनिकॉर्न। आइए शुरुआत करते हैं ससुराल वालों से। ये दूसरे सीजन का 12वां एपिसोड है और ये हमें पहली बार रेनिकॉर्न्स के इतिहास के बारे में कुछ बताता है, लेकिन मैं थोड़ा आगे निकल रहा हूँ। इस एपिसोड में हमें लेडी रेनिकॉर्न के माता पिता दिखाई देते हैं, जिन्हें जेक द्वारा लेडी रेनिकॉर्न से मिलने और उनके परिवार को जेक से मिलवाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एपिसोड के पहले कुछ मिनटों में ही हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी का एक छोटा सा अंश मिल जाता है। जेक उन्हें एक प्रिज्माग्राम भेजता है जो पूरी तरह से कोरियाई भाषा में लिखा होता है। इससे साफ पता चलता है कि वे न केवल कोरियाई बोलते हैं बल्कि इसे लिखते भी हैं, जैसा कि हम इंसान करते हैं। फिर जेक फिन को समझाता है कि वह क्यों घबराया हुआ है। क्रिस्टल आयाम में कुत्तों और रेनिकॉर्न के बीच एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जो क्षेत्र पर युद्ध था जो हजारों सालों तक चला था। चित्र के आधार पर एक चित्र में लेडी रेनिकॉर्न के पिता को दिखाया गया है। हम देख सकते हैं कि उनमें उड़न तश्तरियां और परमाणु हथियार भी शामिल थे। जब लेडी रेनिकॉर्न के माता पिता वहां पहुंचते हैं तो वे संवाद करने के लिए सार्वभौमिक अनुवादकों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वे सामान्यतः कोरियाई भाषा बोलते हैं। एपिसोड के दौरान जेक एक रेनिकॉर्न होने का नाटक करता है और वे कई खेल खेलते हैं। अधिकाधिक चोट लग रही है। लेडी रेनिकॉर्न के माता पिता सोचते हैं कि जेक उनका नौकर है और दिलचस्प बात यह है कि एक समय पर बॉब फिन से नाराज हो जाता है क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से रेनिकॉर्न विरासत का अनादर किया था। इससे पता चलता है कि उनके बीच काफी पुराना इतिहास है। क्रोधित होने के बाद जेक मेहमानों को बताता है कि वह खाना परोसेगा क्योंकि फिन के पास एक बहुत अच्छा सलाहकार है। वे उसे गलत समझते हैं और फिन को खाने की कोशिश करते हैं, जो एक मानव के रूप में रेनिकॉर्न्स के लिए एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है। इसके साथ ही जेक रेनिकॉर्न होने का नाटक करना बंद करने का निर्णय लेता है और फिन को बचा लेता है, लेकिन सभी को आश्चर्य होता है कि बॉब और एथेल इस बात से बेहद खुश हैं कि वह एक कुत्ता है। वे बताते हैं कि युद्ध के दौरान एक कुत्ते ने बॉब को बचाया था और यही कारण है कि लेडी रेनिकॉर्न का परिवार कुत्तों से बहुत प्यार करता है। तो यहाँ समीक्षा करने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। सबसे पहले कुत्तों और रेनिकॉर्न के बीच युद्ध। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेक ने उल्लेख किया है कि यह हजारों वर्षों तक चला और हम देख सकते हैं कि बॉब जब छोटा था तब वह युद्ध में था, इसीलिए यह स्पष्ट है कि युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था। यह हमें लेडी रेनिकॉर्न के कोरियाई से जुड़ी एक समस्या की ओर ले जाता है। मशरूम युद्ध श्रृंखला की घटनाओं से 1000 साल पहले हुआ था। यदि जेक सच कह रहा है तो संभवतः युद्ध सर्वनाश से पहले से चल रहा था। और हाँ, यह संभव है कि वे कुत्ते के वर्ष हों, लेकिन श्रृंखला में एक कुत्ते का वर्ष केवल 2 मानव वर्षों के बराबर होता है और इसके हजारों वर्ष होने के लिए मुझे लगता है कि यह 2000 से अधिक होना चाहिए।
यह कि युद्ध सर्वनाश से पहले अस्तित्व में था, बॉब द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से समर्थित है जब वह रेनिकॉर्न विरासत के बारे में बात करता है, जिससे ऐसा लगता है कि रेनिकॉर्न कम से कम सदियों तक एक संस्कृति वाले समुदाय में रहते थे। दूसरे शब्दों में, रेनिकॉर्न और मानवता एक ही समय में अस्तित्व में थे। हमने जो सीखा है उसके आधार पर हम पहले से ही जानते हैं कि मनुष्य और रेनिकॉर्न एक ही युग में रहते थे, हालांकि विभिन्न आयामों में, और यह सबसे अधिक संभावना है कि रेनिकॉर्न ने एक या दूसरे तरीके से कोरियाई संस्कृति को अवशोषित किया हो। हमारे पास एक और एपिसोड है, लेडी रेनिकॉर्न ऑफ द क्रिस्टल डायमेंशन, जहां लेडी रेनिकॉर्न अपने आयाम में वापस लौटती है। इस एपिसोड में टिब्बी को लेडी रेनिकॉर्न की रसोई में एक दराज के अंदर कांच के सैंडविच के साथ एक अजीब बॉक्स मिलता है। टिब्बी सैंडविच खाता है और बॉक्स को बाजार में ले जाता है ताकि देख सके कि क्या वह इसे बेच सकता है, और लेडी रेनिकॉर्न को यह पता चलता है और वह टिब्बी को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ती है। टिब्बी बॉक्स बेचने में विफल रहता है, लेकिन उसकी मुलाकात ली से होती है, जो एक उड़ने वाली मोटरसाइकिल पर रेनिकॉर्न है, जो उसे एक ऐसी जगह ले जाने की पेशकश करता है जहां कुछ पैसे हैं, जो क्रिस्टल आयाम के भीतर एक हवेली निकलती है। क्रिस्टल आयाम में पहुंचकर वह ली और टिब्बी की तलाश शुरू कर देता है। यहीं से एपिसोड फ्लैशबैक में चला जाता है, जो कई बातें समझाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अतीत में लेडी रेनिकॉर्न ली के साथ डेटिंग कर रही थी, जो कुत्तों से नफरत करती थी, और ली द्वारा एक सैन्य कुत्ते की सुविधा पर हमले के दौरान, जिसे भूल भुलैया के रूप में जाना जाता है, वह फैसला करती है कि ली बहुत दूर चला गया है और वह जो भूल भुलैया से लेना चाहता था, क्रिस्टल सैंडविच चुरा लेता है, जिसका उपयोग वह क्रिस्टल आयाम से कुत्तों को खत्म करने के लिए करना चाहता था। लेडी रेनिकॉर्न क्रिस्टल आयाम से भाग जाती है और खेत में छिप जाती है, जो बाद में उसका घर बन गया। यह एपिसोड वर्तमान में समाप्त होता है, जिसमें टिब्बी ली को सैंडविच के अंदर फंसा देती है, उसे बॉक्स में छोड़ देती है, और पिल्ला अपने दादा दादी के साथ रहने के लिए क्रिस्टल आयाम में रहने का निर्णय लेता है। यह एपिसोड हमें रेनिकॉर्न्स के इतिहास के बारे में बहुत कुछ बताता है, जो यद्यपि आज के विषय के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमें युद्ध की समाप्ति के कुछ समय बाद क्रिस्टल आयाम का समाज दिखाया गया है। फ्लैशबैक में हम कुत्तों और रेनिकॉर्न के बीच तनाव को स्पष्ट रूप से देखते हैं, और यह स्पष्ट है कि कुत्तों ने ही संघर्ष जीता था। हम सैन्य परिसर और कुत्तों को अधिकार के पदों पर पुलिस के रूप में देखते हैं। वर्तमान में यह स्पष्ट है कि सामाजिक रूप से क्रिस्टल आयाम कुत्तों और रेनिकॉर्न के बीच अधिक संतुलित है, लेकिन फ्लैशबैक में यह बहुत स्पष्ट है कि युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ है। कुछ अजीब बात यह है कि हम वर्तमान में क्रांतिकारी कुत्तों को देखते हैं, जो दर्शाता है कि हर कोई इस बात से खुश नहीं है कि युद्ध कैसे समाप्त हुआ। लेकिन अब कोरियाई भाषा के बारे में बात करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि इस भाषा को कोरिया से रेनिकॉर्न्स द्वारा अपनाया गया था, लेकिन हम अभी भी यह नहीं जानते कि कब, कैसे या क्यों। मैंने इस वीडियो की पटकथा एक अजीब सिद्धांत को ध्यान में रखकर लिखना शुरू किया। वह सिद्धांत यह था कि वास्तव में रेनिकॉर्न ने कोरियाई भाषा को नहीं अपनाया था, बल्कि यह इसके विपरीत था कि रेनिकॉर्न भाषा को मनुष्यों द्वारा अपनाया गया था, और रेनिकॉर्न कोरियाई पौराणिक कथाओं से शानदार प्राणी होंगे, जैसे कि कैलिन या कोरियाई ड्रैगन। लेकिन साक्ष्यों को देखने के बाद यह स्पष्ट है कि युद्ध के बाद इस भाषा को रेनिकॉर्न्स ने आत्मसात कर लिया था। हमारे पास यह तथ्य है कि कोरिया में रेनिकॉर्न्स के बराबर कोई पौराणिक प्राणी नहीं है। ड्रैगन और किरिन, जो वहाँ यूनिकॉर्न के सबसे करीब हैं, वास्तव में दयालु और बुद्धिमान प्राणी हैं। यह रेनिकॉर्न्स के साथ बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं बैठता है, जो मनुष्यों को खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमारे पास सबसे बड़ा सबूत द एंचेरिडियन और मार्सी की सुपर सीक्रेट स्क्रैपबुक नामक एक किताब में है, जो एंचेरिडियन है, लेकिन मार्सेलिन के अतीत की यादों के साथ, और यह स्पेनिश में नहीं है। दुख की बात है, यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा का उल्लेख किया गया है, किसी ग्रह की लोच। इस पुस्तक के अनुसार सभी आयामों को एक दूसरे से भयावह रूप से टकराने से रोकने के लिए किसी विशिष्ट आयाम में सभी कणों की अपनी विशिष्ट आवृत्ति होती है। विभिन्न आवृत्तियों वाले कण विभिन्न आयामों में होते हैं, और इस आवृत्ति को समायोजित करने से अंतर आयामी यात्रा संभव हो जाती है। लोच प्रत्येक आयाम का एक गुण है, जो यह निर्धारित करता है कि उस आयाम में कणों की आवृत्ति को बदलना कितना आसान है। इस प्रकार आयाम जितना अधिक लोचदार होगा, पोर्टल खोलना उतना ही आसान होगा। डायनासोर के समय में पृथ्वी का आयाम काफी लचीला था, लेकिन समय के साथ यह अधिक कठोर होता गया। लेकिन जब युद्ध को समाप्त करने वाला परमाणु बम, जो कि सभी में सबसे बड़ा बम था, विस्फोटित हुआ, तो इस आयाम की लोच अत्यधिक बढ़ गई, और इसने अन्य आयामों के कई प्राणियों को लोच में इस परिवर्तन द्वारा स्वतः निर्मित पोर्टलों के माध्यम से प्रवेश करने की अनुमति दे दी।
यह वह स्थान है जहां रेनिकॉर्न भूमि में प्रवेश करते हैं, इससे पहले नहीं, क्योंकि बम ही था जिसने अन्य आयामों से इन सभी प्राणियों के आगमन की अनुमति दी थी। तो पृथ्वी अभी अभी परमाणु युद्ध से तबाह हो चुकी थी और रेनिकॉर्न और कुत्तों के बीच युद्ध जारी था। यह लगभग निश्चित है कि जिस द्वार से रेनिकॉर्न्स ने प्रवेश किया वह कोरिया में था, और यही कारण है कि उन्होंने न केवल भाषा बल्कि कोरियाई संस्कृति को भी आत्मसात कर लिया। हम जेक को कोरियाई व्यंजन बनाते हुए देखते हैं जो लेडी रेनिकॉर्न ने उसे सिखाया था, और क्रिस्टल आयाम में उनमें मानव जीवन के कई तत्व शामिल हैं, जिनमें घर, कार, मोटरसाइकिल, दुकानें और फैशन की भावना शामिल हैं। हम यह भी जानते हैं कि डिड्डीकॉर्न बहुत कम भोजन के साथ भी अपना जीवन अच्छी तरह से बनाए रख सकते हैं, और इससे यह भी पता चलता है कि वे मनुष्यों की इतनी छोटी आबादी के साथ कैसे जीवित रह सकते हैं। हम निश्चित रूप से इसे एक कदम आगे ले जा सकते हैं और यह समझ सकते हैं कि जेक जैसे कुत्ते दूसरे आयाम से हैं, और यह भी पहचान सकते हैं कि हमारे आयाम के कुत्ते वास्तव में एक अलग प्रजाति हैं। हम यह भी जानते हैं कि कुत्तों ने अंग्रेजी भाषा सीख ली थी, और बाद में कुछ रेनिकॉर्न ने भी यह भाषा सीख ली, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है। निष्कर्ष रूप में यह स्पष्ट है कि रेनिकॉर्न ने उस स्थान से कई सांस्कृतिक तत्वों को अपनाया जहां उनका पोर्टल खुला था, कोरिया, परमाणु युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद, और इन तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण कोरियाई भाषा थी जो 1000 साल बाद इस प्रजाति की संस्कृति का एक केंद्रीय हिस्सा बन गई। तो मैं सचमुच आशा करता हूँ कि आपको यह लंबा वीडियो पसंद आया होगा, भले ही मैंने इसे थोड़ा लंबा कर दिया हो। सच तो यह है कि मैं इस बारे में बात करना चाहता था कि रेनिकॉर्न की कहानी कितनी अजीब और अस्पष्ट है, और यह एक अच्छा विचार था कि एडवेंचर टाइम में सबसे स्पष्ट रहस्यों में से एक के साथ शुरुआत की जाए, ताकि मैं उस चीज के बारे में बात कर सकूं जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, और कुछ दिनों बाद एक नए वीडियो में आपसे मिलते हैं। दर्शकों।